Hi guys, this is Abhishek Verma and you are watching Vidyas Thariwale sir. So guys, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज के सेकंड चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल जिसके आपको जवाब देने हैं। सही जवाब देने वाले विनर का नाम अनाउंस होगा हमारी अगली वीडियो में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के अपने कुछ खास फीचर्स होते हैं। अगर किसी कंट्री के डेमोक्रेसी में वो खास फीचर दिखाई देते हैं तभी हम उस देश को ट्रू डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। तो दोस्तों हमें डेमोक्रेसी के फीचर समझने के लिए कुछ कंट्रीज के केसेस के बारे में एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं केस ऑफ पाकिस्तान, जिसको पढ़ने से हमें डेमोक्रेसी के एक खास फीचर के बारे में पता चलेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं केस ऑफ पाकिस्तान। केस ऑफ पाकिस्तान पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि पाकिस्तान जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उस कंट्री में 1999 के पहले एक अच्छी सी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन वहां पर हुआ मिलिट्री कॉप। मिलिट्री कॉप का मतलब होता है तख्ता पलट करना, यानी कि वहां का जो आर्मी का हेड होगा वो पर्सन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो मिनिस्टर्स होंगे उनको हटा के, उनको कैद करके, उनको प्रिजन में डाल के खुद को ही लीडर डिक्लेयर कर देता है। तो सेम थिंग कहां पर हुई है? पाकिस्तान में हुई है। तो पाकिस्तान में जो आर्मी के हेड थे उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1999 में एक मिलिट्री कॉप किया और वहां पे जो पहले से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही थी उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, उसको हटा दिया। उन्होंने क्या किया, खुद को ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कॉप करने के बाद खुद को ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद अगस्त 2002 में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर के तहत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जनरल परवेज मुशर्रफ ने चेंज किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या ऐड किया कि अब प्रेसिडेंट के पास एक एक्स्ट्रा पावर होगी। क्या पावर होगी कि अब प्रेसिडेंट चाहे तो नेशनल असेंबलीज को, यानी कि जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा जिसे कहा जाता है, यानी कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमपीज, एमएलएज यानी कि मिनिस्टर्स को अब प्रेसिडेंट अपने मन से डिसमिस कर सकता है, हटा सकता है। और तो और दोस्तों अब मिनिस्टर्स अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, उन मिनिस्टर्स को सुपरवाइज्ड किया जाएगा, उन मिनिस्टर्स के ऊपर नजर रखी जाएगी। तो इससे मिनिस्टर जो हैं, चुने हुए जो मिनिस्टर हैं पीपल के द्वारा, वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाएंगे, वो अपनी मर्जी से फाइनल डिसीजंस नहीं ले सकते। तो इस वजह से जो भी सारी पावर है या फाइनल डिसीजन लेने की पावर है वो सब कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स और प्रेसिडेंट के हाथ में होता था। तो दोस्तों डेमोक्रेसी में कोई भी बात ऐसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी में पीपल ही डिसाइड करते हैं उनके ऊपर कौन रूल करेगा। यहाँ पाकिस्तान के केस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो परवेज मुशर्रफ किसी इलेक्शन में पार्ट नहीं लिए और लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। और किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमने देखे मिला कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। और तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो मिनिस्टर्स होंगे वो किसी के कंट्रोल में काम नहीं करते, वो मिनिस्टर्स फ्री होते हैं और अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं। जबकि यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, यानी इन मिलिट्री ऑफिसर्स को किसी इलेक्शन में नहीं चुना गया, पीपल्स ने नहीं चुना, वो तो डायरेक्ट मिलिट्री में सेटअप हुए हैं। तो उन जैसे लोग क्या कर रहे हैं, पीपल के द्वारा इलेक्टेड रूलर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये डेमोक्रेसी में नहीं होता है। तो हमें पाकिस्तान का केस पढ़ने से पता चलता है कि पाकिस्तान में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ। कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर्स, नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपको बता देते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो था वो क्या, कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होंगे वो किसके द्वारा इलेक्टेड होंगे, पीपल के द्वारा इलेक्टेड होंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री या ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। सो वी विल नाउ स्टडी अबाउट केस ऑफ चाइना। In China, there is a parliament which is known as Congo Renmin Dabiyo Dahui. It is also known as National People's Congress. जी हाँ दोस्तों, चाइनीज पार्लियामेंट का नाम है कॉन्गो रेनमिन दबियो दाहुई, जिसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कहा जाता है। हर 5 साल के बाद चाइना में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होते हैं। चाइनीज पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सके, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर्स हो, किसके द्वारा इलेक्टेड होंगे, पीपल के द्वारा इलेक्टेड होंगे। लेकिन उस प्रकार की कोई भी चीज ऐसी चाइना में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
चाइना में कुछ मेंबर्स को मिलिट्री से भी सिलेक्ट किया जाता है, यानी उनका कोई इलेक्शन नहीं होता है। कुछ पार्लियामेंट के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा मिलिट्री से और उन्हें कहां भर्ती कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट में। यहां पे किसी भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन में पार्ट लेना है, कैंडिडेट्स नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगर किसी भी कैंडिडेट को पार्ट लेना है इलेक्शन में तो उससे पहले चाइना की एकमात्र पार्टी, जी हाँ सिर्फ एक ही पार्टी है चाइना में, एक ही पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उससे क्या लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। एक ही पार्टी अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो जीतेगी कौन, वही पार्टी। तो इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कोई बात ही नहीं है, तो सीधा सीधा नॉन डेमोक्रेटिक दिखाई दे रहा है ना। चाइना के केस में ना पीपल डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे पीपल के द्वारा, ना ही रूलर्स को इलेक्ट किया जा रहा है, और ना ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल के पास ना कोई चॉइस है। तो हमें डेमोक्रेसी के और फीचर देखने को मिले हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी का फीचर जो रूलर पीपल को इलेक्टेड होना चाहिए वो भी फॉलो नहीं हो रहा, और पीपल के पास प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए अपने रूलर को बदलने की, वो भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। तो यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस का क्या है, लैक है, यहाँ डेमोक्रेसी के फीचर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिको का केस। मैक्सिको जो कंट्री है वो 1930 में इंडिपेंडेंट हुई है। मैक्सिको में हर 6 साल में इलेक्शंस होते हैं। हमारी कंट्री में जैसे 5 साल में होते हैं, अमेरिका में जैसे 5 साल में होते हैं, वैसे मैक्सिको में हर 6 साल में इलेक्शंस कराए जाते हैं। 2000 ईयर तक, 1930 से लेकर 2000 ईयर तक सिर्फ एक ही पार्टी सारे चुनाव जीतती रही। कौन सी पार्टी, पीआरआई पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। उसके बाद ये पार्टी जो है हमेशा लगातार पावर में बनी रही और ये इलेक्शन जीतती गई। इनके इलेक्शन जीतने का कारण क्या था कि ये पार्टी अनइथिकल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस करती थी, यानी कि गलत काम करती थी चुनाव जीतने के लिए। कौन कौन से गलत काम, ये गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे कि पुलिसमैन्स या आर्मी के हेड वगैरह, इन सभी को फोर्स करती थी कि ये इनके पार्टी के मीटिंग्स में आए, इनके पार्टी के लीडर जो बोले वही बात वो ऑफिसर्स भी फॉलो करें। और तो और ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को फोर्स करते थे कि वो अपने बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करें कि किस पार्टी को वोट देना है, तो पीआरआई पार्टी को वोट देना है। वो टीचर्स को भी फोर्स करते थे कि आपको भी पीआरआई पार्टी को ही वोट देना है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। डेमोक्रेसी में कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि किसे वोट कास्ट करना है। हर किसी को अपना वोट किसी को भी देने का अधिकार होता है और वोट को सीक्रेट रखने का भी अधिकार होता है। तो पीआरआई पार्टी इस तरह के गलत फंक्शंस परफॉर्म करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। ठीक है, तो ये है केस ऑफ मैक्सिको। तो अब हम उन सभी केसेस का कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं। केस ऑफ चाइना, केस ऑफ पाकिस्तान और केस ऑफ मैक्सिको, इन तीनों को कंपेयर करेंगे कि क्या इनमें डेमोक्रेसी के फीचर्स को फॉलो किया गया था। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले केस ऑफ पाकिस्तान। हमने देखा था कि केस ऑफ पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं उन्होंने मिलिट्री कॉप किया था और खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो क्या खुद को ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देना बिना पीपल के द्वारा इलेक्टेड रूलर बन सकता है डेमोक्रेसी में? तो नहीं। तो वहां डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो हुआ क्या? नो। अब हम बात करते हैं केस ऑफ चाइना की। चाइना में हमने देखा कि एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है जो क्या करती है, दूसरे लोगों को परमिशन देती है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की। क्या पीपल्स को फ्री एंड फेयर चांस मिल रहा है चुनाव में पार्ट लेने का या अपना रूलर सही समय पर चेंज करने का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां भी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। अगर हम बात करें केस ऑफ मैक्सिको की, तो हमने देखा मैक्सिको में एक ही पार्टी थी, मैक्सिको में पीआरआई पार्टी। वही पार्टी चुनाव जीतती थी हर बार, लेकिन वो पार्टी चुनाव जीतने के लिए अनइथिकल मीन्स का सहारा लेती थी, यानी गलत काम करती थी। जैसे कि वहां के ऑफिसर्स को कहती थी पार्टी मीटिंग अटेंड करो, टीचर्स को फोर्स करती थी, टीचर्स को फोर्स करती थी कि वो पेरेंट्स को फोर्स करे बच्चों के कि वो किसको वोट दें, पीआरआई पार्टी को वोट दें। तो ये सारी गलत चीजें कौन परफॉर्म कर रहा है? पीआरआई पार्टी। तो हमने इन तीनों केसेस में देखा कि ये तीनों कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान, चाइना और मैक्सिको, ये डेमोक्रेसी के फीचर्स को फॉलो नहीं करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये तीनों कंट्रीज में से कोई भी कंट्री ट्रू डेमोक्रेटिक नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि तीनों केसेस में ये जो कंट्रीज हैं वो ट्रू डेमोक्रेटिक नहीं है। सो अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे शॉर्ट फॉर्म में यूएएफ भी कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूएएफ। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी सिटीजन जो 18 इयर्स के ऊपर है उसे वोट देने का अधिकार होगा। वो चाहे किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी क्लास का हो, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उसे वोट देने का समान अधिकार होगा।
जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये फैसिलिटी, ये फीचर डेमोक्रेसी का एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वहां तो पहले से ही मोनार्की चलती है, वहां पर विमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं है। और भी कुछ कंट्रीज के एग्जांपल हम आपको बताया, जैसे कि इस्टोनिया या फिजी, इन कंट्रीज में भी वोटिंग राइट्स जो है बहुत ही सीवियर है, यानी कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग ही वोट दे पाएंगे, या जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, जो परमानेंटली सिटीजन नहीं है वहां के, वो वोट नहीं दे पाएंगे, या जो किसी और कंट्री से आए हैं और वहां पे इन्होंने सिटीजनशिप ली है उस कंट्री की, लेकिन फिर भी वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है डेमोक्रेसी में फीचर्स में आती हैं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, यानी यूएफ होना चाहिए। पर जो कंट्री इस चीज को फॉलो नहीं करती, उस कंट्री को हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया डेमोक्रेसी का एक अगला फीचर। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे अपने थर्ड वीडियो में। तो जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए। तो आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो PRI पार्टी है उसका फुल फॉर्म क्या है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि जो कॉन्गो रेडमी दबियो दहुई है चाइनीज पार्लियामेंट, उसका दूसरा नाम, अदर नेम क्या है। तो दोस्तों फटाफट आपके जवाब कमेंट्स में लिख भेजिए। विनर्स के नाम अनाउंस होंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।